Hello students, how are you? In our previous classes we completed our chapters, most of the chapters, and in today's class we will start the last chapter of our syllabus, that is human systems. जो अपनी लास्ट क्लासेस जो थी उसके अंदर अपन ने जो वर्क एंड एनर्जी वाला पोर्शन है वो अपन ने कंप्लीट कर लिया था. ओके, मोस्ट ऑफ द पोर्शंस अपनी बुक के कंप्लीट हो चुके हैं. लास्ट जो चैप्टर है और जो सबसे लंबा चैप्टर है बायोलॉजी का, दैट इज ह्यूमन सिस्टम्स, उसको अपन यहाँ पे डिस्कस करते हैं. स्टार्ट अपन करें तो देखो, ह्यूमन बॉडी जो है इट इज मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ नेचर. जो ह्यूमन बॉडी है वो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है नेचर की. लिविंग ऑर्गेनिज्म में बात करें तो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किसके अंदर है? ह्यूमन बींग्स के अंदर. जो ह्यूमन बींग्स हैं इनमें हाईली कॉम्प्लेक्स और एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है ऑर्गन सिस्टम्स का. किसका? ऑर्गन सिस्टम्स का हाईली एफिशिएंट. कैसा? हाईली एफिशिएंट सिस्टम इनके अंदर होता है. इन ह्यूमन बॉडी द ऑर्गेनाइजेशन जो है, हमारे अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो स्टार्ट होता है सेल से. कहां से स्टार्ट होता है? सेल्स के थ्रू स्टार्ट होता है. भाई हमारा जो डेवलपमेंट होता है वो सबसे पहले एक सिंगल सेल जिसको अपन जाइगोट बोलते हैं. याद होगा, जब रिप्रोडक्शन होता है तो मेल और फीमेल गैमेट एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं और बनता है जाइगोट. याद आ रहा है? और वो जाइगोट डेवलप होता है इनटू एम्ब्रियो. एम्ब्रियो बाद में आगे चल के क्या बनता है? चाइल्ड. फिर चाइल्ड से एडल्ट. तो वो पूरी प्रोसेस जो है स्टार्ट कहां से हुई है? जाइगोट, विच इज नॉन एज द फर्स्ट सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ओके, तो वहां से हमारा ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होता है. उसके बाद हमारे अंदर सेल्स से, सेल जो है एक सेल, उससे सेल्स बनती हैं, फिर सेल से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से बाद में ऑर्गन्स, और ऑर्गन से फाइनली ऑर्गन सिस्टम. ऑर्गन से क्या बनता है फाइनली? हमारे अंदर ऑर्गन सिस्टम्स बनते हैं. यानी कि अपन बोल सकते हैं जो हमारे अंदर जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रोसीड होता है सेल, सेल से टिश्यूज, टिश्यूज से ऑर्गन, और फाइनली कहां पहुंचता है? ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम लेवल तक पहुंचता है. ओके, तो स्टार्ट जहां से हुआ है वो कौन है? सेल. इसीलिए बोला जाता है सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट. स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. ये स्टेटमेंट साइंस में बहुत कॉमन है. सेल जो है उसे क्या माना जाता है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट मानते हैं. क्या मानते हैं अपन? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट मानते हैं, क्योंकि सेल जो है वही रिपीटेशन से टिश्यूज बनता है, टिश्यूज से बॉडी ऑर्गन, तो स्ट्रक्चरल यूनिट हो गई. किसी भी ऑर्गन के अंदर वर्किंग करती है सेल्स. सेल्स वर्किंग करती है तो सेल्स की वर्किंग करने से वो ऑर्गन वर्क करता है, और ऑर्गन वर्क करेगा तो लिविंग ऑर्गेनिज्म सरवाइव करेगा. इसलिए स्टेटमेंट बोला जाता है सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. क्या बोला जाता है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है लाइफ की. गॉट इट? अंडरस्टैंड? अच्छा, हमारे अंदर हम जैसे जो डेवलप्ड लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इनके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर मौजूद होता है. डिवीजन ऑफ लेबर यानी कि काम का विभाजन. इसका मतलब क्या हो गया? काम का जो वर्क है उसका डिवीजन होता है. मतलब क्या निकला इसका मतलब? पर्टिकुलर फंक्शन, जो पर्टिकुलर फंक्शन है वो पर्टिकुलर फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय पर्टिकुलर सेल्स या पर्टिकुलर
ऑर्गन्स। जो पर्टिकुलर फंक्शन है, जो पर्टिकुलर फंक्शन है वो कौन परफॉर्म करता है? पर्टिकुलर सेल्स या पर्टिकुलर जो ऑर्गन्स हैं वो ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है तो उसका पर्टिकुलर जो उसकी सेल्स हैं और वो जो सिस्टम ऑर्गन्स हैं उनका पर्टिकुलर टास्क है गैसेस का एक्सचेंज या रेस्पिरेशन। वो डाइजेशन का वर्क नहीं कर सकते, और डाइजेशन सिस्टम वाली सेल्स जो हैं वो रेस्पिरेशन का वर्क नहीं कर सकती, या वो ब्लड सर्कुलेशन का वर्क नहीं कर सकती, या वो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन नहीं कर सकती। वो केवल और केवल क्या करती है? डाइजेशन। गॉट इट? देखो, जैसे भी कोई एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन हो तो उसके अंदर तो कुछ इतना ज्यादा नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक शॉपकीपर है, दुकानदार है, छोटी सी दुकान है, तो वही उसके अंदर झाड़ू मारता है, यानी कि सफाई का काम भी वही कर रहा है, पैसे लेने का काम यानी कि काउंटर अकाउंट्स भी वही संभाल रहा है, सामान देने का वर्क भी वही कर रहा है। लेकिन एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर है तो उसके अंदर पर्टिकुलर फंक्शन के लिए पर्टिकुलर लेबर्स आपको देखने को मिलते हैं। जो पर्सन स्वीपर का काम कर रहा है, झाड़ू वगैरह निकाल रहा है, वो आपको काउंटर पे नहीं मिलेगा, वो पर्टिकुलर वही काम करेगा पूरे मॉल के अंदर। ओके? जो काउंटर पर बैठा है वो ये नहीं हो सकता कि आप बोले प्याज कोई मटेरियल आपको चाहिए तो वो वहां जाके आपको लाके दे। ओके? और जो वहां दूसरे वाले काउंटर पे खड़ा है, जैसे मान लो कोई क्लोथ के काउंटर पर है, तो वो आपको वहां से वेजिटेबल के काउंटर पे नहीं जान मिलेगा आपको, वो केवल वहीं पे रहेगा। तो जो जैसे जैसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता जाता है वैसे वैसे वर्क जो है वो डिवाइड होता है। ओके? तो जब हम ऑर्गेनाइजेशन लेवल की बात करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, तो देखो स्टार्ट होता है सेल से। जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स जो थे या आज भी मौजूद जो हैं, उनके अंदर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है सेल से, यानी कि उनमें सेल, एक सेल ही पर्टिकुलर सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है। फिर जो दूसरा लेवल आया डेवलपमेंट में वो आया टिश्यू लेवल। कौन सा आया? टिश्यू लेवल, यानी कि पर्टिकुलर फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए पर्टिकुलर टिश्यूज का फॉर्मेशन हुआ। और फिर आया ऑर्गन लेवल, यानी कि ऑर्गन्स डेवलप हुए। और फाइनली हम जैसे जो हैं उनके अंदर हो गया ऑर्गन सिस्टम लेवल। क्या बन गया? ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो यहां जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके अंदर 3 लेवल्स ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मौजूद होते हैं। या तो सेल्यूलर लेवल बोल सकते हैं या सेल लेवल बोल सकते हैं। दूसरा क्या गया? टिश्यू लेवल। और थर्ड क्या हो गया? ऑर्गन सिस्टम लेवल। गॉट इट? अच्छा, ये सब डेवलप कहां पर हुआ है? इवोल्यूशन। किस प्रोसेस में डेवलप हुआ है? इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब होता है सिंपल ऑर्गेनिज्म से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स का बनना, या सिंपल ऑर्गन से कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट। यानी कि सिंपल बोलूं तो मैं बोल सकता हूं सिंप्लिसिटी से कॉम्प्लेक्सिटी का डेवलपमेंट, यह है इवोल्यूशन। जैसे जो सबसे पहली प्रिमिटिव जो सेल थी दैट इज प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियल सेल, इसे सबसे प्रिमिटिव सेल माना जाता है। इनकी सबसे पहले कौन डेवलप हुई थी? प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियल सेल। उससे बाद में और कॉम्प्लेक्स, प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक, फिर यूकैरियोटिक से टिश्यूज लेवल वालों से ऑर्गन लेवल वालों से ऑर्गन सिस्टम लेवल, और फाइनली जो ह्यूमंस हैं वो डेवलप हुई। हमारे पर कुछ लाख साल पहले डेवलप हुए हैं, जबकि ये मिलियन ईयर्स पहले से अर्थ के ऊपर मौजूद हैं। तो सिंप्लिसिटी से कॉम्प्लेक्सिटी डेवलप हुई। ये जो इवोल्यूशन है इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म में पहले सेल्यूलर लेवल का बना, फिर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने के साथ टिश्यू लेवल का बना, और फाइनली किस लेवल का बन गया? ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बना। गॉट इट?
अंडरस्टैंड। अब अपन पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग्स की अपन बात करें तो वी आर हाईली डेवलप्ड एंड मोस्ट एफिशिएंट लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ अर्थ। अर्थ पर जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं उनमें सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स, सबसे ज्यादा एफिशिएंट, सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो पाया जाता है वो होता है ह्यूमंस का। किनका है? ह्यूमंस का। इसलिए हमारे अंदर सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। इनको अगर अपन इनको जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है उसको अपन डिवाइड करें तो कुछ मेजर सिस्टम्स हम कंसिडर कर सकते हैं। तो ह्यूमंस के अंदर सिस्टम्स की अपन बात करें तो सबसे पहला जो सिस्टम अपन बात करते हैं दैट इज डाइजेशन। सबसे पहला सिस्टम कौन सा अपना? डाइजेशन। ओके, कोई वैसे फ्रीक्वेंट ऑर्डर नहीं है, लेकिन जो अपन थोड़ा बहुत जो अपन स्टार्ट से अपन जानते हैं उसी को अपन यूज कर रहे हैं। सेकंड जो सिस्टम बनता है, सेकंड अपन ले तो दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम या रेस्पिरेशन। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो फंक्शन तो हो गया रेस्पिरेशन और सिस्टम बन गया रेस्पिरेटरी। इसको भी आप चेंज करना चाहो तो आप इसको ये भी लिख सकते हो डाइजेस्टिव सिस्टम। तो सेकंड बन गया, पहला हो गया डाइजेस्टिव, सेकंड हो गया रेस्पिरेटरी। थर्ड आता है सर्कुलर या जिसको अपन बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। सर्कुलर या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ओके, सर्कुलेटरी बोल सकते हैं अपन। सर चलो जैसे उसको लिखते आने वैसे अपन इसको भी लिखें तो दैट इज सर्कुलेटरी। फोर्थ आता है एक्सक्रिएटरी। एक्सक्रिएटरी का मतलब जहां पर अपन एक्सक्रिएशन करेंगे, यूरिन वगैरह जो बॉडी से रिमूव किया जाता है। ओके, ये 4 मेन सिस्टम है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए इनकी जरूरत होती है। अगर इनमें से कोई भी नहीं हुए या प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा तो ह्यूमन बीइंग सर्वाइव नहीं कर सकता। इन्हें बोला जाता है लाइफ प्रोसेसेस। ये जो सिस्टम तो ये क्या कहलाएंगे? ये जो 4 मेन है ये कहलाते हैं लाइफ प्रोसेसेस। ओके, इनके अलावा अदर इंपॉर्टेंट की बात करें तो 5th आता है रिप्रोडक्टिव। 6th आता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन 2 टाइप के हैं। एक तो कहलाता है नर्वस सिस्टम, एक तो क्या कहलाएगा? नर्वस सिस्टम। और सेकंड कहलाता है एंडोक्राइन सिस्टम। ओके, और 7th आता है मस्कुलो। 7th आएगा, वैसे तो न्यूरोमस्कुलर बोला जाता है लेकिन अपने बुक के अकॉर्डिंग इसे बोला जाता है मस्कुलोस्केलेटल। स्केलेटल सिस्टम। तो ये 7 मेन सिस्टम्स हैं, जिनमें से 4 लाइफ प्रोसेसेस और ये जो 5 है। अब आप बोल सकते हो सर ये भी तो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। देखो, इनमें थोड़ी बहुत किसी में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हमारी बॉडी का कोई पर्टिकुलर फंक्शन स्टॉप हो सकता है। जैसे ब्रेन की प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो रही तो मान लो कोमा टाइप में चला गया, लेकिन सर्वाइव तो कर रहा है। हाँ, ये जरूर है कि ये इनको कंट्रोल करता है। तो इनमें से अगर इसकी किसी कंट्रोल में गड़बड़ हो गई तब तो डेथ होनी है, और कोई हो तो फिर भी चल जाएगा। लेकिन इनमें कहीं पर भी कोई मिस्टेक, सर्वाइवल नहीं हो पाएगा। ओके,
मस्कुलोस्केलेटल यानी कि मसल्स एंड स्केलेटन यानी कि बोन्स, यानी कि सीधा सीधा मतलब है लोकोमोशन या मोशन, जिसको अपन सिंपल बोल सकते हैं। तो ये मोशन के साथ अटैच्ड है। रिप्रोडक्टिव जानते हो, रिप्रोडक्शन है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ओके, तो ये 7 मेन सिस्टम्स हैं जो हम बात करते हैं। इनमें से 4, 5th एंड 6th ये अपने सिलेबस में है। ओके, और थोड़ा सा अगर कोविड की बात करूं तो कोविड के कारण से जो करेक्शन हुआ है सिलेबस में, उसमें ये और हट गया। ये तो पहले नहीं था चैप्टर में, अपने ये आता है जो 11th 12th हायर क्लासेस में, वहां पर अपन इसको स्टडी करते हैं। तो ये 6 थी, लेकिन कोविड के कारण से ये भी चेंज हो गया, इसलिए अपने पास अब कौन से बचे हैं? दीज आर 5। तो ये जो 5 हैं, दीज आर इन आवर सिलेबस। ओके, क्लियर? सबसे पहले अपन बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की, जो सबसे पहला है, सबसे फर्स्ट डाइजेस्टिव है, सबसे ज्यादा थोड़ा सा लेंदी है ये सिस्टम। बाकी सिस्टम्स में इतना कुछ ज्यादा नहीं है, ये सबसे ज्यादा लेंदी टॉपिक रहता है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान से समझना, और क्वेश्चंस आने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम अपन बात करें उससे पहले कुछ टर्म्स हैं जिनको अपने को कंसीडर करना पड़ेगा। फर्स्ट इज न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट्स किन्हें बोलते हैं? फर्स्ट जो आता है दैट इज न्यूट्रिएंट किन्हें बोला जाता है। और सेकंड टर्म आती है न्यूट्रिशन। का मीन्स क्या है? न्यूट्रिएंट क्या है? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मीन्स क्या है? थर्ड टॉपिक का जो मतलब जो अपने बात करते हैं डाइजेशन का मीन्स क्या है। फोर्थ आता है डाइजेस्टिव ऑर्गन्स किन्हें बोलते हैं। फिर आएगा, इससे मिलेगा अपना क्वेश्चन, अपना ये जो आंसर है दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम का मीन्स क्या है। तो उससे पहले अपने को इनकी बात करनी पड़ेगी। सबसे पहली टर्म आती है न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट का मीन्स क्या है? हम फूड और न्यूट्रिएंट को एक ही कैटेगरी में अपन कई बार कंसिडर कर लेते हैं, जबकि थोड़ा सा इनमें फर्क है। न्यूट्रिएंट्स क्या है उसको आप समझेंगे तो फूड के साथ उसका कंपैरिजन आपको समझ में आ जाएगा। न्यूट्रिएंट क्या है? इस क्वेश्चन को काउंटर करने के पहले एक क्वेश्चन जो जनरली अपने दिमाग में आता है, व्हाट आर आवर प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? व्हाट आर द प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्राइमरी रिक्वायरमेंट है 2। एक तो है उसकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट। फर्स्ट तो किसकी है? एनर्जी की, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शंस करने पड़ेंगे, और डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शंस जो वो करता है तो उसके वो डिफरेंट काइंड ऑफ जो एनर्जीज है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को मस्कुलर फंक्शन करना है तो मेरे को मस्कुलर एनर्जी की जरूरत है। सोच रहा हूं तो मेरे को जो नर्व्स के अंदर जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स चलते हैं वहां पर मेरे को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में। डाइजेशन वगैरह हो रहा है तो वहां पर जो केमिकल रिएक्शंस चल रही है तो केमिकल एनर्जी की फॉर्म में। तो कहने का मतलब क्या है कि जो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको प्राइमरी रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की। ओके, सेकंड जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो है ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। ग्रोथ एंड मेंटेनेंस हमारे अंदर चलती रहती है ग्रोथ। अब ग्रोथ का मतलब केवल लंबाई बढ़ने वगैरह से नहीं है,
वो फिजिकल ग्रोथ है। और भी डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रोथ चलती है हमारे अंदर, चाहे वो मेंटली फंक्शन हो, चाहे हार्मोन्स वगैरह की बॉडी के अंदर चेंजेस हो रहे हो, तो डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शंस। ग्रोथ, मेंटेनेंस, हर एक सेल की एक पर्टिकुलर लाइफ होती है। जैसे जो सबसे लेस सेल जो WBC के अंदर मानी जाती है 3 to 4 आवर्स, उनको लो, या जो सबसे ज्यादा होती है RBC, उनको लो। तो हर एक की एक सर्टेन लाइफ है, उसके बाद वो डिकम्पोज हो जाती है और उसकी जगह न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ओके, इसके अलावा हमारी बॉडी में बहुत सारी एक्टिविटीज के कारण से डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स, डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गन्स के ऊपर फर्क पड़ता है। प्लस हमारी बॉडी में टीयरिंग, मतलब मान लो कहीं चोट वगैरह लग गई, रिपेयरिंग फंक्शंस, ये सब चलते रहते हैं। वो सब क्या कहलाएंगी? मेंटेनेंस। तो हमारी रिक्वायरमेंट दो हो गई, कौन कौन सी? एनर्जी, और सेकंड है ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। ओके, इन रिक्वायरमेंट्स को जो फुलफिल करता है, जो इन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेगा, एनर्जी, ग्रोथ, मेंटेनेंस जो रिक्वायरमेंट्स हैं, इन रिक्वायरमेंट्स को जो फुलफिल करते हैं, उन सब्सटेंसेस को अपन बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। यानी कि अपन बोल सकते हैं न्यूट्रिएंट्स आर दो सब्सटेंसेस। न्यूट्रिएंट्स जो है वो क्या है? दो सब्सटेंसेस हैं जो कि हमारी एनर्जी, ग्रोथ और मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। क्या करते हैं? वो पूरा करते हैं। गॉट इट? उन मटेरियल्स को अपन बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। और इन न्यूट्रिएंट्स को लेने की जो प्रोसेस है, इनटेक करने की जो प्रोसेस है, या ऑब्टेन करने की जो प्रोसेस है, इनटेक या ऑब्टेन करने की जो प्रोसेस है, ऑब्टेनिंग प्रोसेस, उसे अपन बोलते हैं न्यूट्रिशन। क्या बोला जाएगा उसे? न्यूट्रिशन। ओके, क्लियर? अब बात आती है फूड। न्यूट्रिएंट्स जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये नेचर के अंदर कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सिंपल सॉल्युबल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में नहीं होते, बल्कि किस में होते हैं? ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर ये मौजूद होते हैं। वो जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है उसे अपन बोलते हैं फूड। क्या बोलते हैं उसको अपन? फूड। तो फूड क्या होगी? दैट इज कॉम्प्लेक्स फॉर्म। हमारी बॉडी लेती है उन्हें सिंपल फॉर्म में, सिंपल सॉल्युबल फॉर्म, जिसको अपन बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। तो बॉडी तो एब्जॉर्ब किसकी फॉर्म में करेगी? सिंपल फॉर्म में, लेकिन नेचर में वो कौन सी फॉर्म में है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। तो पूरा फूड न्यूट्रिएंट नहीं होता, कई बार पूरा फूड न्यूट्रिएंट नहीं है। ओके, उसमें से जो सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया हमारे सिस्टम्स में और एब्जॉर्ब हो गया, वही हमारे लिए न्यूट्रिएंट है, बाकी तो सारा वेस्ट है। ओके, ये जो प्रोसेस है, कौन सी? कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म है फूड की, उसे सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करना, इसे बोला जाता है डाइजेशन। क्या बोलते हैं उसको अपन? डाइजेशन। यानी कि अपन बोल सकते हैं द प्रोसेस बाय विच द कॉम्प्लेक्स फॉर्म या कॉम्प्लेक्स फूड कन्वर्ट इनटू सिंपल सॉल्युबल या एब्जॉर्बेबल, फॉर्म, दैट मीन्स न्यूट्रिएंट फॉर्म, सिंपल फॉर्म, दैट इज नॉन एज digestion. I'm again repeating the process by which complex food convert into simple absorbable form is known as digestion. अब कॉम्प्लेक्स से सिंपल तो तभी बनेगा जब इसकी क्या हो? ब्रेकिंग। ओके, तो इसलिए अपन ये भी बोल सकते हैं द ब्रेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल फॉर्म। जो कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म है फूड की,
उसको सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन करना या सिंपल फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना, दैट इज नॉन एज डाइजेशन। क्या बोलते हैं उसको? डाइजेशन। ओके, और ये जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जो डाइजेशन की जो प्रोसेस है, उसको फंक्शंस को जो परफॉर्म करने में जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं इस प्रोसेस में, उन ऑर्गन्स को बोला जाता है डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। क्या बोलते हैं अपन? डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। यानी कि अपन बोल सकते हैं द ऑर्गन्स विच टेक्स पार्ट the organs which takes part into digestion process या digestive process। वो organs जो कि डाइजेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं या डाइजेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, दीज आर कॉल्ड डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। क्या बोलते हैं उनको? डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। एंड द कंप्लीट system which is formed by digestive organs is known as digestive system। क्या ये भी बोल सकते हैं अपन? The digestive organs are collectively called digestive system, जिसको अपन क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जैसे अपनी बात करें ह्यूमन बीइंग की, तो जैसे माउथ है, ईसोफेगस, फिर स्टमक, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर एनस, ये जो पूरा सिस्टम है, प्लस माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स, स्टमक के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन के पास लीवर और पेनक्रियाज, ये सब जो है, ये सब मिलकर ये फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ओके, तो उन्हें कलेक्टिवली अपन किस नाम से जानते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम अपन बोलते हैं। क्या बोला जाता है इनको? डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, तो ये टर्म्स क्लियर हुई। न्यूट्रिएंट किन्हें बोलेंगे? वो मटेरियल्स, वो सब्सटेंसेस जो कि हमारी प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स यानी कि एनर्जी, ग्रोथ, मेंटेनेंस, उनको पूरा करते हैं, वो तो कहलाते हैं न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स जिस नेचर में, जिस कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, वो कहलाएगा फूड। ओके, न्यूट्रिएंट को लेने का जो तरीका है, इनटेक या ऑब्टेनिंग की जो प्रोसेस है, वो कहलाता है न्यूट्रिशन। जैसे हमारी बात करें तो वी हैव होलोजोइक न्यूट्रिशन। जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनके अंदर कैसा होता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन, जिसका मीन्स होता है जो पूरा का पूरा फूड है उसे बॉडी के इनसाइड अपन लेते हैं और फिर अंदर बॉडी के इनसाइड उसको डाइजेस्ट करते हैं। गॉट इट? तो वी आर होलोजोइक। तो हमारे अंदर न्यूट्रिशन जिसमें इनटेक मतलब लेना और उसको डाइजेस्ट करके न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब, न्यूट्रिएंट्स सेपरेट आउट करना, ये सारी प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व होती है। गॉट इट? तो वो कहलाता है न्यूट्रिशन। डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन का मतलब क्या है? जो कॉम्प्लेक्स फूड है, जो कॉम्प्लेक्स फूड है, उस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना। सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म यानी कि जो सिंपल न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी फॉर्म में कन्वर्ट करना, दैट इज कॉल्ड डाइजेशन। ओके, और लास्ट आता है डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। जो ऑर्गन्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ये फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, वो कहलाते हैं डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। और उन डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को कलेक्टिवली अपन किस नाम से जानते हैं? दैट आर कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। न्यूट्रिएंट्स में अपन बात करें तो जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, रफीज, दीज आर आवर न्यूट्रिएंट्स जो हम फूड से ऑब्टेन करते हैं। ओके, क्लियर? ये न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। अब यहां पर एक वर्ड आता है एंजाइम्स, तो उसकी भी अपन यहीं पर थोड़ी बात कर लेते हैं, क्योंकि पूरे चैप्टर में जो मतलब डाइजेशन का जो प्रोसेस है उसमें बार बार रिपीट होगा ये वर्ड। जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, उस कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपल फॉर्म में बदला जाता है बाय केमिकल मीन या बाय केमिकल रिएक्शंस, बाय केमिकल
रिएक्शंस। जो केमिकल रिएक्शंस है उससे अपन क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं। और इन केमिकल रिएक्शंस में जो केमिकल्स रिक्वायर्ड होते हैं या यूज किए जाते हैं, जो क्या काम करते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने का। ओके, क्या करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स जो फूड है, कॉम्प्लेक्स फूड, उसे किस में बदलेंगे, ये सिंपल सॉल्युबल फॉर्म के अंदर, सिंपल सॉल्युबल एब्जॉर्बेबल फॉर्म के अंदर जो बदलते हैं, उन केमिकल्स को नाम दिया जाता है एंजाइम्स। क्या बोलते हैं अपन, एंजाइम्स, यानी कि अच्छा, ये जो एंजाइम्स हैं, ये जो यूज हो रहे हैं, इनका सिक्रेशन करने वाली जो ग्लैंड है वो कहलाती है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। क्या बोलते हैं उनको अपन, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ओके, तो यहां से इसकी डेफिनेशन अपन बना सकते हैं। एंजाइम्स आर दोज केमिकल्स, एंजाइम्स जो हैं वो केमिकल्स हैं विच आर सिक्रेटेड बाय डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, जो कि डाइजेस्टिव ग्लैंड से सिक्रेट होते हैं, एंड ब्रेक्स बोल सकते हो या कन्वर्ट भी बोल सकते हो, ब्रेक कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल फॉर्म, या कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल फॉर्म या सिंपल सॉल्युबल फॉर्म इज नॉन एज एंजाइम। I am again repeating, the chemicals which are secreted by digestive glands and convert complex food molecule into simple soluble form is known as enzyme। उन्हें क्या बोलते हैं अपन, एंजाइम्स बोलते हैं। ओके, हमारे डाइजेशन के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स हैं। देयर आर lots of enzymes which perform the conversion of complex food into simple form at the different levels। जैसे ये माउथ है, ओके, जिसके अंदर सलाइवरी एमाइलेज है, जिसको टाइलिन बोलते हैं, वो करता है। स्टमक में चले जाते हैं तो पेप्सिन रेनिन आता है। ओके, फिर लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं तो वहां पर तो बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो बॉडी के जो इस काम को जो फंक्शन है कॉम्प्लेक्स को सिंपल फॉर्म में बदलने का, वो परफॉर्म करते हैं। ओके, तो आई थिंक डाइजेशन सिंपली मीनिंग में आपको समझ में आ गया होगा। ओके, मोर डिटेल में जो डायग्राम के साथ उसका एक एक पोर्शन के बारे में स्टडी वो अपन करेंगे इन नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।